नमस्कार। आज हम मिलने जा रहे हैं कि ऐसी विभूति से जिन्होंने हिंदी को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। आपने इंदौर में लेखिका संघ का गठन भी किया है और आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो आइए आपको श्रीमती स्वाति तिवारी जी से मिलाते हैं और उन्हीं से उनके बारे में जानते हैं। तो स्वाति जी, कृपया आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। बहुत बहुत नमस्कार। अपर्णा, ऐसे बताने जैसे तो कुछ बहुत अलग से होता नहीं है। जैसे एक आम महिला होती है जो जॉब भी करती है और अपना घर भी देखती है, बच्चों को भी बड़ा करती है, और उसके साथ जो एक समय बचता है उसको कहीं ना कहीं अपनी हॉबी में हर स्त्री को लगाना चाहिए। और इसलिए मैंने अपना जो मेरा पठन पाठन और गार्डनिंग इस तरह की मेरी शौक रहे, तो मैंने उसको अपने लेखन पर लगाया है। मैं मध्य प्रदेश के बहुत छोटे से लेकिन बहुत चर्चित और बहुत सांस्कृतिक नगर से आई हूँ। मैं राजा भोज की धार नगरी से हूँ। उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। पिता दोनों शिक्षक रहे हैं। मेरे पिता लेक्चरर रहे, माँ भी शिक्षा के क्षेत्र में रही, और मेरी मम्मी अपने समय की पहली ग्रेजुएट थी, जो हमारे समाज की पहली शिक्षित महिला रही हैं। मेरे घर का वातावरण साहित्यिक रहा। मैंने बचपन से अपने पिता से कहानियां सुनी, तो मन में एक लेखन के प्रति जो होना चाहिए वो भाव बनता चला गया, और आगे जाके शायद वो कहीं मेरे लेखन के रूप में सामने आया। मैंने एमएससी जूलॉजी से किया हुआ है, फिशरीज में एमएससी किया है। उसके बाद मैंने टैक्सेशन से लॉ किया था, एलएलबी किया, और अंबेडकर की विचारधाराओं पर और महिला और बच्चों की सामाजिक स्थिति को लेकर मेरा एमफिल है। और फिर पीएचडी मैंने ट्राइबल एजुकेशन पे काम किया। आदिवासी धार जिले में आदिवासी प्राथमिक शिक्षा के ऊपर मेरा पीएचडी है। तो एमएससी, एलएलबी, एमफिल, पीएचडी चारों डिग्री हैं। डीलिट के लिए भी कहीं मेरा पंजीयन कराने का बहुत मन था, पर शायद समय के साथ मैं उसको कर नहीं पाई, और हो सकता है आगे कभी फिर मन जाग जाए और करूं। तो ये मेरी शिक्षा रही। इसके अलावा मैंने बहुत सी चीजों में रिसर्च का काम भी किया है। जैसे क्योंकि मैं रिसर्च ऑफिसर के पद पे भी काम कर रही थी, तो मैंने कुछ जो ट्राइबल जड़ी बूटियां हैं उन पर एक छोटी रिसर्च है मेरी। महुआ जैसे पेड़ पर पूरा बड़ा ग्रंथ तैयार हुआ है, तो मैंने सिर्फ अकेले महुआ के पेड़ के ऊपर काम किया है। आदिवासी लोगों की शिक्षा और उनके जीवन को लेकर बहुत तरह की अलग अलग स्टडीज हैं। भोपाल के इस त्रासदी पर मेरा एक बहुत ही चर्चित काम रहा, और ऐसे ही शौकिया किया था। एक खास दिन था, 11/1/11, ये 2011 की बात है। उस दिन 11 तारीख थी, तो उसमें हर एक जो आंकड़ा है वो 5 बार आ रहा था। 11/1/11 अखबारों में आया कि हमको कुछ खास करना चाहिए आज का दिन, बहुत ही, क्योंकि ये दोबारा कभी आना नहीं है। तो मैंने सोचा कि उस समय एक फैसला भी आया था भोपाल के इस त्रासदी को लेकर। मैं सोचा कि चलो इतने दिनों से भोपाल रह रहे हैं, तो क्यों ना यूनियन कार्बाइड का हुआ था उसको देख के आऊं। तो मैंने किसी को बताया नहीं, अपने ड्राइवर से कहा कि अपन चलते हैं भोपाल के कार्बाइड और यूनियन कार्बाइड को देखने। और आने के बाद मैंने अपने घर में, परिवार में, अपने मित्रों में बताया कि आज मैं यूनियन कार्बाइड देख के आई, तो मेरे को डांट पड़ी। सब लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे चली गई, और नहीं जाना चाहिए, वहाँ पॉइजनस सारी वो चीजें हैं, उस एटमॉस्फेयर में तुम बिना मास्क के घूम के आ रही हो, कुछ हो जाता तो बताना चाहिए था। सब हो गया। आने के बाद मैंने अपनी डायरी में उसको लिखना शुरू किया, और इस तरह से मैंने ये देखा कि जब मैं, और वहां एक स्टेचू पे मेरी गाड़ी रुकी थी, जो नीदरलैंड की एक महिला ने आके बनाया, और जो भोपाल के इस त्रासदी का बहुत ही चर्चित ये है स्टेचू, जिसमें एक माँ है और एक बच्चा है, और वो जो बच्चा उसकी गोद में है उसकी डेथ हो चुकी है। मूर्ति ने मेरे को बहुत प्रभावित किया। मैं इसके आसपास थोड़ी देर तक घूमती रही, और मेरे मन में आया कि दुनिया में जितनी महामारियां होती हैं, जितने युद्ध होते हैं, जितने वार और महामारी, हर एक को लंबे समय तक, देर तक और दूर तक स्त्री झेलती है। तो क्यों ना भोपाल के इस त्रासदी में स्त्रियों पर काम किया जाए, क्योंकि हर तरह से तो काम हुआ था, लेकिन स्त्री के पक्ष और उसके स्वास्थ्य को लेकर कोई काम नहीं हुआ था। तो बस एक विचार बना और मेरी किताब हो गई। तो इसके पहले मैंने अकेले होते लोग एक काम किया था, जो बुढ़ापे पे काम था, वृद्धावस्था पे। तो मेरी एज होगी 35 के आसपास।
तो इंदौर के वृद्ध आश्रम पे मैं गई थी। मैंने एक रेडियो प्रोग्राम के लिए मेरे को भेजा गया था, फीचर तैयार करना था। तो मैंने फीचर तैयार किया तो मुझे लगा कि इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं और बहुत बड़ा सोशल मैसेज है ये। तो मैंने फिर अपने अखबार, तब मैं एक अखबार को भी संपादित करती थी, उसका पूरा अंक निकाला और फिर एक फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखी दूरदर्शन के लिए। बुढ़ापे पर, वृद्धाश्रमों पर केंद्रित कोई स्क्रिप्ट थी, वो तैयार हुई। और वहां से मेरे मन में आया कि मैं पूरी किताब इन पर काम करूं। तो अकेले होते लोग किताब बनी, जो पूरी वृद्धावस्था पर केंद्रित थी और युवावस्था में लिखी थी मैंने। तो पूरी था तो उसमें पीड़ा थी, समाज की नेगेटिविटी थी, लेकिन उसका अंत हर चीज का पूरा उसमें पॉजिटिव जाता है। एक मैसेज जाता है कि हमको उनकी श्राद्ध और उनके प्रति बात की श्रद्धा और श्रद्धांजलियों की हम जरूरत नहीं है। समाज जरूरत है वर्तमान में उनके प्रति श्रद्धा के भाव की और उनके सम्मान की। तो बाद में श्राद्ध करने के बजाय अभी उनके प्रति हमारे मन में सम्मान और श्रद्धा बनी रहे। इस मैसेज के साथ मैंने उसको पूरा रिसर्च है उसमें, उनका भोजन कैसा होना चाहिए, उनके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनका घर में किस तरह का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ऐसे एक एक करके चैप्टर है, उसको 2 भाग में बनाया। एक तो बुढ़ापे का पूरा विश्लेषण है, वैज्ञानिक आधार दिए हैं हर एक के, और पीछे उनकी केस स्टडीज हैं जिसको मैंने कहानियों के रूप में लिखा। तो ये किताब है। इस पुस्तक पे फिर मुझे राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। इस पे मानव अधिकार आयोग ने इस पर मेरे को नेशनल पुरस्कार दिया था। बहुत अच्छा। और इसकी एक छोटी सी कविता है, अगर आप सुनना चाहो तो। बिल्कुल सुनाइए। आपने इतना कुछ किया है और फिर भी आप बोल रही मैंने कुछ नहीं किया है। बड़प्पन है आपका ही तो। एक छोटी सी कविता है, शाश्वत सत्य। एक उम्र जो तेजी से गुजरती है और मृत्यु बनकर सामने आती है। एक उम्र जो तेजी से गुजरती है और मृत्यु बनकर सामने आती है, कितना कुछ छीन लेती है हमसे, बहुत कुछ, हमारे प्रियजन, हमारे अपने, तो कभी जाने कितने सपने। मृत्यु एक स्त्रीलिंग शब्द है, पर उसके पास स्त्री सा तो कुछ भी नहीं, शायद दिल ही नहीं। कहाँ महसूस होता है उसे बिछुड़ने बिछुड़ने का गम, अकेले हो जाने का भ्रम। उसके पास ऐसा कोई एहसास नहीं, पर ऐसे कितने एहसास हैं आदमी के पास, अकेलेपन के होने, टूटने बिखरने, बनने बिगड़ने, मिलने बिछुड़ने के बाद भी वह फिर उठता है, जुड़ता है, समेटता है अपने अकेलेपन को। हाँ, यह एहसास है सिर्फ आदमी के पास। और यहाँ से इस किताब की शुरुआत हुई थी और पूरी केस स्टडी, इसको बहुत पसंद भी किया गया और इसके 5 एडिशन आए हैं। वाणी प्रकाशन जैसे बहुत प्रतिष्ठित प्रकाशन से इसका प्रकाशन हुआ। और कहीं ना कहीं मेरी पहचान में इस किताब का बहुत बड़ा हाथ रहा, जहां से मेरी लेखक की पहचान की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा मैंने कुछ छोटा फिल्मों पर भी काम किया है। उस समय में जब हमारे पास बहुत सुविधाएं नहीं होती थी, मोबाइल भी नहीं आया था, लैपटॉप कंप्यूटर तो बिल्कुल ही नहीं आता था, लेकिन तब मैंने एक तो इनकी स्क्रिप्ट लिखी थी वृद्धाश्रम पे। इसके अलावा मैंने महिलाओं पर काम किया था, महिलाओं पर पारिवारिक अत्याचार और परामर्श केंद्रों की भूमिका। इसमें मेरी थीसिस भी है, क्योंकि पूरा शोध कार्य एमफिल का। तो मुझे पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से ये फिल्म बनाने के लिए दिया गया था एक, और बहुत अच्छी फिल्म बनकर आई थी। और आज से करीब 25-30 साल पहले ये काम किया था। तो लिखने के साथ साथ मीडिया से जुड़े हुए करीब करीब अधिकांश विधाओं में मैंने काम किया। इंदौर में एक बहुत ही चर्चित हस्ती हैं विष्णु चिंचालकर जी, उनके ऊपर एक वृत्त चित्र बनाया था एक चैनल के लिए। इंदौर में तब नया नया टीवी शुरू हुआ था, तो एक चैनल था सिटी केबल, उसके लिए मैंने 16 एपिसोड बनाए थे, जिसमें मैंने इंटरव्यू किए थे देश की तमाम हस्तियों की जो इंदौर आती थी, सेलिब्रिटीज के। उसमें राइटर भी थे, कलाकार भी थे, योग गुरु भी थे, डॉक्टर्स भी थे। तो वो एक श्रृंखला चली थी। बच्चों के लिए काम किया था उसमें, तो बच्चों पर हमने कठपुतली के माध्यम से बच्चों को कहानियां दिखाई थी। सिटी में वक्ता के रूप में पहचानी जाती थी और वाद विवाद को लेकर मैं इंटरनेशनल कॉलेजेस तक गई थी। कई सारे वाद विवाद को लेकर मेरे पुरस्कार रहे। हमारे धार में एक चंदेल वाद विवाद प्रतियोगिता की एक शील्ड है, उस शील्ड को मेरे 5 बार उस पर मेरा नाम
5 बार वो मुझे मिली है क्योंकि वो रनिंग शील्ड होती थी, आपको मिलती थी, फिर वो वापस कॉलेज में जमा हो जाती थी। उसमें ऐसे करके उसके 5 उस पर मेरा नाम है और मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है बताते हुए कि मैं वक्ता रही। कहीं ना कहीं वक्ता होना भी लेखक होने के पीछे आधार है। जब हमको कहीं कुछ बोलना होता है तो हम एक थोड़ी सी तैयारी किया करते हैं। जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं तो उसके लिए पढ़ना होता था और पढ़ते थे तो लिखना भी पड़ता था, और ऐसे करते करते लेखक, पाठक, वक्ता, मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिल गया। सही बात है, सही बात। नहीं, आपकी बहुत उपलब्धियां हैं। और अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हो? 2 तो उपन्यास पे काम चल रहा है। एक हमारे लोक संवाद पर, हमारी जो लोक विधाएं हैं उनको लेकर एक उपन्यास है, जिसके केंद्र में कहीं मेरे पिता की छवि है मेरे पास, जिनसे मैंने लोक विधाएं सीखी हैं, जिससे मैं बहुत सारे पेड़ पौधों को सिर्फ पत्ती को सूंघकर या पत्ती को देखकर पहचान सकती हूँ कि ये कौन सा पेड़ है। तो वो उसमें आया है। या कोई पक्षी बोला तो मैं उसकी आवाज से बताती हूँ कि ये संकट की बोली है या कैसी बोली है। पक्षियों पर भी काम किया है मैंने, तो वो भी उसमें आ रहा है। नदियों पे भी है, और जो हमारे जीवन के आसपास घटित होती प्रकृति, तो वो उपन्यास उस पर है। एक दूसरा उपन्यास जिसपे काम लगभग करीब करीब हो गया है, वो है शेखावटी की हवेलियों पे काम किया है मैंने। एक प्रेम कथा है। शेखावटी की हवेलियों में चित्रकारी की हुई है, भित्ति पर चित्र बने होते हैं और बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स है और बहुत पुरानी है वो। तो उस चित्र से एक कथा निकल कर आती है और वो पूरी प्रेम कहानी उस उपन्यास में चलती है। तो इस तरह का ये 2 काम ये चल रहे हैं। एक काम मेरा और चल रहा है, जो मैंने जैसे भोपाल की त्रासदी महिलाओं पर काम किया, उसकी अगली जनरेशन जो आई है वो पूरी विकलांग है, और वहां पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो विकलांग बच्चे हैं। तो मेरा आधा काम उन पर भी हो गया है। मैं उन बच्चों पर काम कर रही हूँ, जख्म हरे हैं इस तरह से, क्योंकि वहाँ एक चिंगारी संस्था है जो उन बच्चों के लिए काम करती, उनसे मिली न रखता है। जैसे मुझे चिड़ियों वाला शौक है, तो मैं बर्ड्स पे काम करती हूँ। तो जब मैं अभी मैं भी बीमार रही तो थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था, तो मैं धूप में अपना कैमरा रख के बैठती थी। मैं अपने बगीचे में पूरी भोपाल आने वाले पक्षियों को देखा, और मैंने फिर एक यूनिवर्सिटी के लिए काम किया। ये रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की, भोपाल के पक्षी। तो ये इस तरह की कहानी, इसको हिंदी में ये शायद इस तरह की किताब जो भोपाल के बर्ड्स पे है, ये पहली किताब है। मैं बताना चाहूंगी, मैंने अलग अलग विधाओं में काम किया है। शुरुआत तो हर लेखक की कविता से होती है, लेकिन फिर कविता से कहानी भी हुई, फिर उपन्यास हुआ, पक्षियों पर काम है, विज्ञान लेखन भी करती हूँ। क्या है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, मेरी ये किताब बहुत चर्चित रही। ये सफलता के लिए काफी सारे पुस्तकालयों का भी निर्माण करवाया है, मतलब पुस्तकालयों में योगदान दिया है। इसलिए लेखक होने और इसके साथ क्या हुआ कि मैं संपादक भी रही हूँ। मैं दूसरी परंपरा मैगजीन की संपादक थी, मध्य प्रदेश संदेश में संपादन में रही हूँ। खुद ने भी बहुत सारी मैगजीन्स और उनके संपादन किए किताबों के। तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स आती भी हैं, और हर साल मैं अपने सैलरी का कुछ अंश किताब खरीदने पर खर्च करती हूँ। मुझे लगता है कि ज्वेलरी बना के लॉकर में रखने से बेहतर है कि हम कुछ किताबें खरीदें। और ऐसे करके घर में फिर इतनी बहुत किताबें हैं। तो किताब आपने पढ़ ली है तो किताब जरूर किसी और व्यक्ति के हाथ में जानी चाहिए, क्योंकि वो है ही बांटने के लिए। जैसे सुख बांटने से बढ़ता है, ऐसे ज्ञान और किताब भी बांटने से बढ़ती है। तो मैं किताबें भी बांटती हूँ। तो मैंने बहुत सारी लाइब्रेरीज को किताबें दी। और इस समय हम जेल पे काम कर रहे हैं, मैं और मेरी मित्र हैं। मैंने इंदौर लेखिका संघ का गठन किया था 97 में। वो संस्था तब से लेके अब तक काम कर रही है। तो मैं लेखिका संघ के बैनर से मध्य प्रदेश की जेलों में हम पुस्तकालय बना रहे हैं। हम इंदौर में बना चुके हैं, 1500 किताबों का बन गया है। अभी हमने नरसिंहगढ़ में बना के दिया है, किताबें हम दे रहे हैं। और अभी 8 जेलों में और काम चल रहा है। और मेरे मन में कहीं ये भाव है कि जितनी जेल और जितने अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम है, सबके पास लाइब्रेरी होनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये बोलती हूँ कि हर हॉस्पिटल में भी एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, कि पेशेंट अगर समय नहीं काट पा रहा है या अटेंडेंट नहीं काट पा रहा, तो वो एक किताब लेकर आ जाए, उस मनस्थिति से बाहर आता है। किताब हमें हमेशा मित्र की तरह साथ देती है। नहीं, आपकी सोच को सही में सलाम। मतलब इतना सोचना कि इतना सब भाग रहे हैं अपने पैसों के पीछे या किसी और चीज के लिए, आप इतना लोगों के लिए सोचिए। नहीं तो आजकल मोबाइल का जमाना है, बच्चे आजकल किताबें पढ़ना नहीं चाहते हैं।
तो आपका इस पे हाँ, क्या विचार है कि बच्चों को किताबों के प्रति कैसे हम जागरूक करें? मेरा ऐसा मानना है अपर्णा कि हर व्यक्ति के ऊपर जीवन में कुछ ऋण होते हैं। एक ऋण होता है माता पिता का, एक गुरुजन का और एक समाज का। और हम ये ऋण से कभी ऋण नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये ऋण हम पर हमेशा रहते हैं। लेकिन हमारे जीवन में हमारे कुछ काम ऐसे होना चाहिए कि हम उस ऋण का कुछ अंश लौटा पाए। माता पिता और वृद्धावस्था को लेकर जो मैंने काम किया है, वो एक तरह से उस ऋण का एक छोटा सा अंश, कि बुढ़ापे में कोई एक भी घर परिवार अगर सुधरता है या कोई एक वृद्ध अपने परिवार में रुक जाता है, बचता है, तो मेरा ऋण का कोई एक बहुत छोटा सा अंश मैं उतार पाऊंगी। गुरुजन के प्रति तो हमेशा सम्मान का भाव बना ही रहेगा, और जो कुछ हम हैं उनकी बदौलत होते हैं। ज्ञान का हर अंश कहीं ना कहीं किसी गुरु से मिला होता है, वो गुरु कोई भी हो सकता है। और तीसरा समाज, तो जब हम समाज से लेते हैं, वो समाज हमको पहचान देता है, नाम देता है, समाज हमको एक स्थान देता है, तो समाज को कुछ ना कुछ तो लौटाना चाहिए किसी भी रूप में। तो जब हम बहुत बड़े लेवल पे आर्थिक दृष्टि से जब हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमको छोटी छोटी चीजें कर लेना चाहिए अपने मन की संतुष्टि के लिए। और शायद ये जो सब मैं करती हूँ, ये वो छोटे छोटे से प्रयास हैं। आपको भारत का के 100 अचीवर्स 100 अचीवर्स में शामिल किया गया था, तो कृपया इसके बारे में हमें कुछ बताएं। हाँ, ये मेरी बहुत पसंद का प्रश्न पूछा आपने। महिला बाल विकास और फेसबुक ने मिलकर किया था कि नॉमिनेट करें, तो नॉमिनेट तो कोई भी मित्र या कोई भी कर सकता था। तो मैंने तो अपनी बेटी को नॉमिनेट किया था, मुझे किसी और ने नॉमिनेट कर रखा था। लेकिन जब आप नॉमिनेट होते हैं और आप वहाँ पहली चयन में से निकल जाते हैं, तो फिर आपको अपने आगे की खुद को बताना होती है सारी जानकारी। तो मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि इसमें ये दुनिया का पहला केस है जिसमें माँ और बेटी दोनों एक साथ भारत की 100 महिलाओं में चुनी गई थी। मेरी बेटी साइंटिस्ट है और प्रोफेसर है वो इस समय यूएस में। उसको साइंस के लिए मिला था, साइंस और इनोवेशन, और मेरा लिटरेचर के रूप में सिलेक्शन हुआ था लिटरेचर की ओर से। और एक सौभाग्य मुझे और मिला कि उनके साथ लंच में, उनके राष्ट्रपति भवन में लंच उन्होंने दिया था। तो जो राउंड टेबल थी, जो 10 लोग जो उनके साथ बीच सेंटर में जिनको बैठना था, अब पता नहीं ईश्वर की कोई कृपा थी कि मेरा चयन उसमें भी था, और भारत की 100 महिलाओं में मैं शामिल रही अपनी बेटी के साथ। विज्ञान और साहित्य दो बिल्कुल विपरीत विधाएं हैं, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं को रिलेटेड होती हैं, और माँ और बेटी एक साथ एक मंच पर थे। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे लिए कितने गौरव की बात है कि आज हमारे समाज के हमारे अग्रणी ये राह दिखा रहे हैं हमको कि हमको किस पथ पे चलना चाहिए। हाँ, कुछ करना चाहिए। आपने जैसे मेरे से एक और बीच में प्रश्न किया था कि हमको बच्चों को पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करना। मेरा मानना है कि हर घर में जैसे बर्तन होते हैं, जैसे कपड़े होते हैं, जैसे पैसा होता है, किताबें होनी चाहिए। हर घर के पास छोटी हो 10 किताबें हो, 5 किताबें, छोटी लाइब्रेरी जरूर होनी चाहिए। और घर में पढ़ने का संस्कार बनना चाहिए। पढ़ना या लाइब्रेरी हमारे पास दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। बच्चों के अंदर पढ़ना एक संस्कार के रूप में हमको डालना चाहिए, अपने संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा डालना चाहिए। और बच्चों का रुझान तभी आता है जब घर में माता पिता पढ़ते हैं, तो माता पिता को भी पढ़ना जरूरी है। बच्चे माता पिता को देख के ही बढ़ते हैं आगे, तो माता पिता पढ़ेंगे तो बच्चे अपने आप उसको फॉलो जैसे करेंगे। मेरे बच्चों के पास भी लाइब्रेरी है, और अगर उनको बच्चे मेरे बाहर हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। और ईश्वर की कृपा से बच्चे मेरे प्रतिभा संपन्न और बहुत ही उच्च शिक्षित हैं। तो मेरे बच्चों को भी जब, तो वो कहते हैं अच्छा मम्मी वो वाली किताबें भेज देना, अच्छा पापा वो मिल जाएगी क्या, वो किताबें भेज देना। तो मुझे लगता है कि वो किताब हमारे घर में संस्कार है। साहित्य हमारे यहाँ पढ़ने के लिए नहीं, साहित्य हमारे यहाँ जीवन में ढालने के लिए है। हर किसी को किताबें लगती हैं। आप क्या सोचते हैं आने वाले समय में कहानियां किस तरह की होनी चाहिए ताकि लोगों का रुझान उनकी तरफ, उसको पढ़ने की जिज्ञासा हो उनको? हाँ, बहुत सुंदर बात पूछ रही हैं आप। असल में साहित्य हमेशा समय के साथ भी चलना चाहिए, क्योंकि कालजयी साहित्य तो साहित्य है, और जो समय के साथ लिखा जाएगा वो कालजयी होगा। हमें अपने समय की पहचान होनी चाहिए, समय के बदलाव, विषय और समय परिस्थिति के साथ समाज की क्या दिशा चल रही है और समाज में किस तरह के विषय हैं, उनको लेकर हमेशा कहानी सकारात्मक होनी चाहिए। आप किसी नकारात्मक विषय को, नेगेटिव विषय को भी उठाते हैं, तो आपकी कहानी बिना कहे सकारात्मक संदेश उसमें छोड़ना चाहिए।
क्योंकि बहुत जरूरी है। साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे साहित्य में सकारात्मकता होनी चाहिए। और समाज में हर पीढ़ी साहित्य को हर उम्र में पढ़ सकती है। इसलिए ये एक ऐसी संपदा है जिसको आप कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हो, और ये कभी भी खत्म नहीं होती। आपने वृद्धाश्रम पे इतना काम किया है, आज हमारे समाज में भी काफी वृद्ध ऐसे हैं जिनके बच्चे तो बाहर निकल गए हैं और दोनों माता पिता घर में अकेले, सारा काम भी उन्हीं के ऊपर रहता है। तो इस स्थिति में आपको क्या लगता है कि हमारा समाज हमको कैसे उससे उबरना चाहिए? मतलब बच्चों को कैसे हम, क्योंकि अभी पढ़ाना तो सबको है, सबको चाहिए कि हमारे बच्चे बाहर जाने चाहिए, जब तो बड़ा गर्व होता है, पर जब बच्चे वापस नहीं आते हैं लौट के, या हमें उस स्थिति में क्या करना चाहिए? अपर्णा, देखिए, मैं यहाँ पर एक उदाहरण देती हूँ पक्षी का, कि पक्षी अपने बच्चे को बहुत मेहनत से पालते हैं। आपने भी देखा होगा कि वो जब छोटा बच्चा है तो रात दिन जाती है, दाना लाती है, बच्चे को खिलाती है, तिनका तिनका वो एक घोंसला बनाती है, और हर बार नया घोंसला बनाती है, और उसमें वो अपने बच्चे सेती है। तो जब बच्चे बड़े होते हैं, पंख उनके शुरू होते हैं, तो उनको माता पिता उड़ना सिखाते हैं। और एक बार जब बच्चा उड़ जाता है तो फिर माता पिता ये उम्मीद नहीं करते हैं कि बच्चा लौट कर आए। हम आज की स्थिति में हमको अपने आप को पूरा, हमारे जीवन की एक प्लानिंग होनी चाहिए कि हमारे पास हमारा हर समय सुरक्षित रहे, और हमको बच्चों से अपेक्षा और उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। उन्हें एक दायित्व अपने आप ही जाना चाहिए। भी संस्कृति और संस्कार की बात है कि वो उस अपने दायित्व और कर्तव्य को खुद समझें। तो हम तो अपना कर्तव्य करते चले, अपने आप सुई के पीछे धागा होता है, उनको भी वो उस कर्तव्य को करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। और बच्चे करते हैं, जैसा हम बच्चे को वातावरण देते हैं, जैसा हम संस्कार और पालन पोषण देते हैं, हमको लौट कर वही मिलता है। दुनिया की हर चीज के लिए ये सिद्धांत लागू होता है, जैसा आप दोगे करीब करीब पलट कर वैसे ही आएगा। हमने अपने माता पिता के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ जो कुछ किया है, वो अगली जनरेशन फिर आके तैयार होती है। तो भविष्य हमेशा सोच के काम करना चाहिए कि इसका अंत क्या होगा और इसका परिणाम क्या होगा। आपको लगता है कि वृद्धाश्रम होने चाहिए अपने सिटी में भी, कि जो बुजुर्ग माता पिता या जो बुजुर्ग हैं जो नहीं काम कर पा रहे हैं अपने तरह से? नहीं, वृद्धाश्रम की होना या नहीं होना ये महत्वपूर्ण नहीं है, होना भी जरूरी है। क्योंकि बच्चे वर्किंग हैं और घर में माता पिता को बंद करके नहीं जा सकते, या बाहर हैं माता पिता, या उन लोगों के बारे में सोचिए कि जिनके पास बच्चे या संतान नहीं है, अविवाहित हैं, या किसी कारणवश वो अकेले हैं, फिर उनका क्या होगा? तो समाज की एक अच्छी व्यवस्था है, लेकिन उसी शहर में उसी जगह रहते हुए माता पिता और बच्चे, तब फिर वृद्धावस्था या वृद्धाश्रम में भेजा जाना उचित नहीं है। और आजकल बहुत अच्छे वृद्धाश्रम भी हैं, लेकिन आप किसी को उपेक्षित करके, तिरस्कार करके वृद्धाश्रम में मत भेजिए। वृद्धाश्रम एक आवश्यकता है, जिसको भेजा जाना चाहिए उनके लिए होना चाहिए, उनके लिए नहीं जिनके पास एक परिवार है, घर है और संभालने वाले हैं। मुझे लगता है कि ज्यादा खुश रहते हैं बजाय घर में अकेले बैठने के। हर व्यक्ति को एक संवाद की जरूरत होती है, एक मित्रवत व्यवहार की जरूरत होती है, और जहाँ हम उम्र मिलेंगे वहां निश्चित रूप से वो खुश रहेंगे। लेकिन दुखी वो तब होते हैं कि जब बच्चे अपेक्षा करते हैं हम, और अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। बच्चों की भी कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि वो चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। तो समाज में ये संस्था के रूप में वृद्धाश्रम भी एक संस्थान है, और जरूरतमंदों के लिए होने चाहिए। तो आप आने वाली पीढ़ी को क्या राय देना चाहेंगे? आने वाली पीढ़ी को मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लेखक बनना चाहते हैं, एक अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं, आपको पढ़ना चाहिए। एक अच्छा पाठक होना बहुत जरूरी है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपके पास शब्दकोश आपका कमजोर रहेगा, आपके पास विचार कम होंगे, विषय कम होंगे। तो अच्छा लेखक होने से पहले उनको अच्छा पाठक होना चाहिए। और पाठक होने का अर्थ इंटरनेट से हम कुछ टटोल के, घूम घाम के, गूगल सर्च करके पढ़ के आ जाए, उतना नहीं होता है। पढ़ना है तो हमें साहित्य तो पढ़ना ही पड़ेगा,
और अब तो इतनी सुविधाएं हैं कि हम सिर्फ अपने ही समाज का या अपने आसपास का साहित्य नहीं, हम विश्व साहित्य पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब सब बहुत आसानी से नेट पर उपलब्ध है। ये दुनिया को जानना चाहिए, और दुनिया को जानने के लिए हमको अलग अलग चीजें पढ़नी चाहिए, और अपने जीवन में हमेशा एक हॉबी पालनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती तो आप कितने व्यस्त हैं, आप किसी भी उम्र में हैं, आपको अपने समय का एक छोटा सा हिस्सा अपनी पसंद के कामों के लिए डालना चाहिए। वो आपकी थकान दूर करता है, वो आपका मनोबल बढ़ाता है, और आपको स्वस्थ और प्रसन्न। मैंने जो काम किया, ईश्वर की कृपा रही, खूब अच्छे से रेखांकित हुए। अकेले होते लोग जो मैंने आपको बताई थी, उस पर मुझे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अवार्ड मिला। कहानियों के ऊपर कई 7 यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुए हैं, PhD हो चुकी है, कई विश्वविद्यालय में बच्चे अभी काम कर रहे हैं। मुझे मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार, गजानन माधव मुक्तिबोध पुरस्कार मिला है अपनी कहानियों के लिए। सुभद्रा कुमारी चौहान मिला है, वागीश्वरी सम्मान मिल चुका है। तो लिखा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, आपको समाज में पहचान। और अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और हमें गर्व है कि हम ऐसे एक समाज के हिस्से हैं जहां आप जैसे विभूति हमारे मार्गदर्शक हैं। तो आपकी नहीं, कहानियों हमारे समाज में बहुत ही उच्च स्तर पर हमारे समाज में हस्तियां रही हैं जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, और परिवार और समाज हमसे हमेशा श्रेष्ठ होता है। हम जिस समाज का हिस्सा है वो निश्चित रूप से हमारी श्रेष्ठता में, उसकी श्रेष्ठता बहुत ऊंची है, और मुझे गर्व होता है कि मैं उस समाज का हिस्सा हूँ। तो आपकी कहानियों के जरिए कई लोग इनसे सीख लेते हैं और अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो धन्यवाद स्वाति जी, आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऐसी प्रतिभा जो लेखन के साथ साथ अन्य आयामों में अपना योगदान दे रही हैं, ऐसी प्रतिभा को मैं अपना नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद, बहुत 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 नमस्कार, धन्यवाद। देख रहे हैं इंस्पिरेशन स्थान। आगामी वीडियो के लिए इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपने कमेंट्स देना न भूलें। धन्यवाद।